में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव आयोग ने 2024 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने की हिदायत दी है और चुनाव आचार संहिता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लंघनों पर कड़ी कार्यवाही के लिए चेताया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता और कानूनी ढांचे के दायरे में रहने का आग्रह किया है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि आचार संहिता के किसी भी प्रकार के सरोगेट या अप्रत्यक्ष उल्लंघन और चुनाव प्रचार के स्तर को गिराने के दूसरे साधनों से आयोग कड़ाई से निपटेगा। एडवाइजरी इशू की हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24। सो दिस इज हाउ we have set our grounds, and what we have done in that, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस। these are the two fundamental changes which we have made silently. We have issued these advisories. Now the time is during this election to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक मतदाताओं की जाति, सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी गतिविधि करने का प्रयास नहीं किया जाएगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या परस्पर वैमनस्य पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। राजनीतिक दल और नेता मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठे वक्तव्य, तथ्यात्मक आधार के बिना बयानबाजी नहीं करेंगे। असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी ऐसे पहलू की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिसका सार्वजनिक गतिविधियों से कोई संबंध न हो। प्रतिद्वंदियों का अपमान करने के लिए निम्न स्तर के निजी हमले नहीं किए जाएंगे। चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भक्त और देवता के बीच संबंधों का उपहास करने वाले या दैवीय निंदा के सुझाव देने वाले संदर्भ नहीं दिए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे किसी भी कार्य, कार्यवाही, कथन से बचना चाहिए जिसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल माना जा सकता है। मीडिया में असत्यापित एवं भ्रामक विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए। समाचार आइटम की आड़ में विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए। प्रतिद्वंदियों की निंदा और अपमान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट या ऐसे पोस्ट जो दुर्भावनापूर्ण हो, जो गरिमा के प्रतिकूल हो, उन्हें पोस्ट या साझा नहीं किया जाना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77 के तहत स्टार प्रचारक के रूप में नामित राजनीतिक दल के नेता महत्वपूर्ण राजनीतिक रैलियों के दौरान भाषण देते हैं। इसकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण विधान के ढांचे के भीतर करना आवश्यक है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और कानून के वैधानिक प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए धारा 77 द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव अभियानों के दौरान स्टार प्रचारक उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। यह भारत के लोकतंत्र का मंदिर है।
हमारे लोकतंत्र ने पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। हमारी चुनाव प्रक्रिया की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। भारत में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं, कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक। हमारी चुनावी प्रक्रिया के पीछे कड़ी मशक्कत लगती है, वर्षों की तैयारी, तब जाकर इतनी मुकम्मल व्यवस्था हो पाती है। तब होता है हमारा चुनाव, हमारा राष्ट्रीय पर्व। हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आपने खुद सुना मुख्य चुनाव आयुक्त को, जिन्होंने साफ किया कि चुनाव की प्रक्रिया भले ही 2 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन इसकी तैयारी में पूरे 2 वर्ष लगते हैं। इस तैयारी के पीछे खड़ा है हमारा चुनाव आयोग। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है। रोचक इतिहास है कि देश के गणतंत्र बनने से एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 324 के मुताबिक संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निदेशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। 21 मार्च 1950 को सुकुमार सेन ने प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के पारित होने के बाद देश में पहले आम चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने काम को अंजाम दे सके। अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य उतने निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने को समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। वहीं राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर उसकी सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति की तरफ से निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी तरह हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस तरह संविधान निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कार्यकाल के दौरान पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के कर सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। चुनाव आयोग के कार्य और इसकी शक्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। इनमें समय समय पर आम चुनाव या उपचुनाव कराना, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की जांच पड़ताल करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र जारी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना और निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करना
चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करना, लूट, हिंसा और अनियमितता के आधार पर चुनाव को रद्द करना और संसद सदस्यों की अयोग्यता के मामले में राष्ट्रपति को और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के मामले में राज्यपाल को सलाह देना शामिल है। चुनाव प्रणाली को ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल भी करता रहा है। यही नहीं, चुनाव प्रक्रिया को सरल, सहज बनाने के लिए लगातार नई नई तकनीकों को भी अपनाता रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार की पहल तो 1960 के दशक से ही शुरू कर दी थी, जो बदस्तूर जारी है। 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके तहत 1968 तक मौजूद सभी राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही आयोग ने आदेश 1968 जारी किया। देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों को मान्यता और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इसी के तहत दिया जाता है। वहीं 1970 के दशक में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान अधिक जवाबदेह बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता की परंपरा शुरू की गई, जिसे 1979 में सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया और वर्ष 1991 में इसे और सख्ती से लागू किया गया। लोकतंत्र की नीति और रीति का जब जिक्र होता है तो भारत उसके आदर्श रूप में खड़ा होता है। हमारे लोकतंत्र ने सही मायनों में इसकी परिभाषा को जिया है। लोकतंत्र हिस्सा है हमारे जीवन का। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की बात होती है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जिक्र बड़े अदब के साथ किया जाता है। संसद हमारे देश के जन जन की भावना का प्रतीक है। इस भावना को हमने सहेजा है, संभाला है। पीढ़ियां आई, पीढ़ियां गईं, लेकिन हमारा लोकतंत्र वक्त के साथ अटल खड़ा है, कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं। अब चलिए जरा उस अतीत की ओर जहां हमने, भारत ने, हमारे जनमानस ने पहली बार अपनी सरकार चुनी थी। वो साल 1952 का था। देश में पहली बार आम चुनाव हुए, सरकार बनी। करीब 1.5 दशक तक देश में एक पार्टी की सत्ता रही। फिर वो दौर आया जब चुनाव नतीजों में एक पार्टी की सरकार नहीं रही। यहीं से कुछ ऐसा भी हुआ जो शायद ना होता तो बेहतर होता। एक आदर्श स्थिति के विपरीत हमारी चुनावी राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जो स्वस्थ लोकतंत्र के अनुकूल नहीं था। चौथे आम चुनाव के दौरान मानकों में गिरावट शुरू हुई। भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे हैं। धन शक्ति, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अधिकांश उम्मीदवार खर्च की स्वीकार्य सीमा से कहीं अधिक खर्च करते हैं। बाहुबल, देश के कुछ हिस्सों में मतदान के दौरान हिंसा, धमकी, बूथ कैप्चरिंग जैसी अवैध और अप्रिय घटनाओं की व्यापक रिपोर्ट है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। अपराधी राजनीति में प्रवेश करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि धन और बाहुबल उन्हें चुनाव जिताए ताकि उनके खिलाफ मामले आगे ना बढ़ें। राजनीतिक दल भी तब तक खुश रहते हैं जब तक उनके पास जीतने योग्य उम्मीदवार होते हैं। राजनीतिक दल धन के लिए अपराधियों को चुनाव में उतारते हैं और बदले में उन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। लेकिन जरा आज की स्थिति देखिए, जहां दागी उम्मीदवार को लेकर चुनाव आयोग की राय सुनिए। ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं। वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So
whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे. इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है. दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत. क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें. एक आम राय है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी सरकारी मशीनरी का उपयोग करती है, जैसे कि प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करना, सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देना, मंत्रियों के विवेकाधीन धन से भुगतान करना और संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अन्य साधनों का उपयोग करना. उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं. गैर गंभीर स्वतंत्र उम्मीदवार गंभीर उम्मीदवार वोटों का एक बड़ा हिस्सा काटने के लिए गैर गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते हैं. कुछ जाति समूहों द्वारा विशेष राजनीतिक दलों को मजबूत समर्थन देने के मामले हैं. इस प्रकार राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूहों पर जीत हासिल करने के लिए प्रस्ताव देते हैं और जाति समूह भी अपने सदस्यों को चुनाव के लिए टिकट देने के लिए पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. देश में जाति के आधार पर मतदान का चलन है और ये लोकतंत्र और समानता पर एक गंभीर धब्बा है. इससे देश में फूट भी पैदा होती है. वहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, भारतीय राजनीतिक लोकाचार, बहुलवाद, संसदवाद, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के लिए एक गंभीर खतरा है. देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण राजनीति एक व्यवसाय बन गई है. लोग पैसा कमाने और अपना पैसा और शक्ति बरकरार करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो अपने लोगों के लिए जीवन में बदलाव लाने के लिए राजनीति में आते हैं. सेवा और त्याग के गांधीवादी मूल्य भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से गायब हैं. चुनाव सुधारों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. पहला 2000 से पहले और दूसरा 2000 के बाद. 2000 से पहले के चुनावी सुधार में मतदान की आयु कम करना शामिल रहा. संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई. प्रस्तावकों की संख्या और सुरक्षा जामा में वृद्धि, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों में प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक मतदाताओं की संख्या को निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के 10% या ऐसे 10 तक बढ़ा दिया गया. पहली बार 1998 में दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य चुनावों के दौरान पेश की गई ईवीएम का अब व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो अचूक, कुशल और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प है. राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का उल्लंघन करने पर दोषी ठहराए जाने पर अयोग्यता. इससे व्यक्ति को संसद और राज्य विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध. एक उम्मीदवार 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध. तय समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी दुकान, भोजनालय या किसी अन्य स्थान पर, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, कोई शराब या अन्य नशीला पदार्थ बेचा या दिया या वितरित नहीं किया जाएगा. 2000 के बाद चुनाव सुधार में कई अहम पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया. चुनाव खर्च की सीमा. वर्तमान में कोई राजनीतिक दल चुनाव में या किसी उम्मीदवार पर कितना खर्च कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आयोग ने व्यक्तिगत उम्मीदवारों के खर्च पर एक सीमा लगा दी है. एग्जिट पोल पर रोक. ईसी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान जारी कर कहा था कि एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव का अंतिम चरण खत्म होने के बाद ही प्रसारित किए जाएंगे. ऐसा भावी मतदाताओं को किसी भी तरह से गुमराह या पूर्वाग्रह से बचाने के लिए किया गया था. डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान. 2013 में चुनाव आयोग ने देश में डाक मतपत्र मतदान के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया. पहले केवल विदेशों में मशीनों में भारतीय कर्मचारी और सीमित तरीके से रक्षा कर्मी ही डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते थे.
अब मतदाताओं की 6 श्रेणियां हैं जो डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को आयकर लाभ का दावा करने के लिए 20,000 रुपए से अधिक के किसी भी योगदान की सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति आदि की घोषणा करना आवश्यक है और हलफनामे में गलत जानकारी घोषित करना अब एक चुनावी अपराध है, जिसके लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।